दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ, और आज हम बात करेंगे टेररिज्म की। जो हमारे नए जो क्रिमिनल लॉ हैं उसमें टेररिज्म के बारे में क्या बात कही गई है, क्या धाराएं दी गई हैं, क्या पनिशमेंट दिया गया है, किसको सज़ा होगी, ये मैं सरल शब्दों में आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। तो जो भारतीय न्याय संहिता है, यानी कि जो आईपीसी थी, इंडियन पेनल कोड, उसका जो नया रूप है जो पार्लियामेंट ने पास किया, हमारे राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किए, नोटिफिकेशन हो गया और कुछ ही दिनों में लागू हो जाएगा। तो उसमें टेररिज्म की क्या बात की गई है, आतंकवाद की क्या बात की गई है, ये आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जो इंडियन पेनल कोड था, जो पुराना कानून था, उसमें आतंकवाद के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। कोई भी उसमें इस प्रकार का प्रोविज़न नहीं था। शायद जब ये सेक्शन बने हों, जब ये आईपीसी लागू हुई थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी, उस वक्त इनको आतंकवाद की ये बात समझ में ना आई हो। परंतु पिछले दिनों में पूरा विश्व, भारत तो क्या पूरा विश्व ही आतंकवाद की लपटों से बचा नहीं है। पिछले दिनों हमने भारत में आतंकवाद कई जगह देखा और उसके बहुत ख़राब नतीजे भी हुए, भारत को नुकसान हुआ। तो ये तो पूरी संभावना थी कि जब नया कानून बनेगा तो आतंकवाद भी इसमें प्रमुख सेक्शन होगा, प्रमुख धाराओं में सम्मिलित किया जाएगा। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो धारा 113 भारतीय न्याय संहिता की है, उसमें आतंकवाद की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आईपीसी में तो आतंकवाद का कुछ भी नहीं था, परंतु कुछ ऐसे अलग से कानून, स्पेशल कानून बनाए गए थे जिनके तहत आतंकवाद को डील किया जाता था। जैसे यूपीए, यूएपीए, और स्टेटों में, राज्यों में अपने अपने कानून भी इस बारे में बनाए थे, पर आईपीसी में ये नहीं था। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पे परिभाषित किया है, और इसमें जो आतंकवाद में लिप्त हैं, खुद करते हैं, उनके लिए भी सज़ा का प्रोविज़न है। क्या किया जाएगा? जो उनको शरण देते हैं उनके लिए भी है, जो उनकी किसी भी प्रकार से सहायता करते हैं उनके लिए भी इसमें प्रोविज़न है। और आतंकवाद को केवल और केवल शारीरिक नुकसान तक ही नहीं रखा गया है कि भाई टेररिस्ट आया, उसने बम मारा, यहाँ पे लोगों को इतना नुकसान पहुंचा दिया। इसके अलावा एक दूसरा पहलू है कि किसी की अर्थव्यवस्था को ही समाप्त कर दें तो देश अपने आप ही बुरी तरह से हिट होगा। तो आर्थिक जो नुकसान है उस स्तर के कि पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाए, उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो कई पहलुओं को इसमें रखा गया है जिसकी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि आतंकवादी कृत्य यानी कि टेररिस्ट एक्ट
किसको कहा गया है? वो एक्ट जिससे एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को कोई संकट में डाले या डालने की कोशिश करे, संभावना है, आशय है, वो देश में या विदेश से ऐसा काम करे और आतंक फैलाए, वो सब आतंकवादी कृत्य में आता है। और ऐसा आतंकवादी कृत्य करने के लिए वो बम का इस्तेमाल करे, डायनामाइट का इस्तेमाल करे। डायनामाइट आप जानते हैं कितना जो है नुकसान कर सकता है, या किसी और विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग करे, गैस का प्रयोग करे, कोई ऐसी गैस छोड़ दे कि लोग मर जाए। आपको भोपाल गैस त्रासदी की याद होगी कि उसमें कितना नुकसान हुआ था, हालांकि वो एक्सीडेंटल था जिस तरह से वो गैस लीक हुई थी। तो ऐसा प्रयोग कोई आतंकवादी भी कर सकता है। और ये देश में विदेश में रह के या वहीं से नुकसान करके भी कर सकता है। तो ये इसका साधन जो है, इस तरह के साधन कोई भी हो, केमिकल हो, डायनामाइट हो, बॉम्ब हो, या कोई इस तरह का और कोई कृत्य हो जिससे कि काफ़ी जान माल का बहुत लोगों को नुकसान पहुँचे या आर्थिक व्यवस्था को किसी भी तरह से संकट में डाल दे, ये भी टेररिज्म है। और आज के हालात में तो इकोनॉमी, आर्थिक जो हमारी व्यवस्था है वो बहुत बड़ा मायना रखते हैं। आजकल तो लोग कहते हैं कि भाई अब आमने सामने की लड़ाई की आवश्यकता नहीं है किसी भी दो देशों के बीच में। अब अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दो। तो ये भी आतंकवाद है जो अब नए 113 धारा 113 BNS में सम्मिलित किया गया है। अब ऐसा करने के लिए किसी व्यक्ति की नुकसान पहुंचाना, उसकी मृत्यु करना, मार देना, या संपत्ति को क्षति पहुंचाना या व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, ये सब इसमें शामिल। इसमें संपत्ति भी है, वो भी इसमें शामिल की गई है। आगे मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से संपत्ति जो है किसी भी देश को कैसे हिला देती है, संपत्ति का अगर कोई नुकसान करे तो। या सप्लाई है या सर्विस है जो बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, उसकी सप्लाई रोक दे, भाई ये भी आतंकवाद है। और वो बाहर से भी रोक सकता है, भारत में रहते हुए भी रोक कर सकता है और भारत के बाहर भी रह के कर सकता है। मान लिए जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की सप्लाई थी, बड़ी इसेंशियल थी, अगर कोई आतंकवादी संगठन कुछ उसकी जो सप्लाई थी उसको आने ही ना देता शहरों तक, या भारत के बाहर से आ रही थी उसको डिसरप्ट कर देता, तो ये भी तो आतंकवादी गतिविधि है। इससे भी तो लोगों की जान जाएगी, नुकसान होगा बड़ा भारी। तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। जो सप्लाई है या जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, अब डॉक्टर्स हैं उनको ही अंदर कोई नहीं जाने दे रहा, उनको ही बाहर रोक दिया, ये सर्विस है, तो ये भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल है। या डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी, एक हमारी जो मौद्रिक स्थिरता है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी की एक स्टेबिलिटी है, उस स्टेबिलिटी को, उस स्थिरता को किसी भी तरह से भंग करना। अब ये भंग कैसे होती है?
जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, मॉनेटरी यानी कि रुपया पैसा, करेंसी, भाई नकली नोट की स्मगलिंग कर दे, बहुत सारे फेक करेंसी, नकली नोट आ जाए तो क्या अर्थव्यवस्था में असर नहीं पड़ेगा? अर्थव्यवस्था तो पूरी डगमगा जाएगी, और वो डगमगा जाएगी तो सब लोगों का जीना दुभर हो जाएगा, एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा बवाल मचेगा। तो जो करेंसी नोट जो है उनको स्मगल करके, और उस स्तर की, मैं उस स्तर की कह रहा हूँ, ये 200-400 नोट की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले ये था कि जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था, यानी कि जब इसके नोट जो थे, 1000 का नोट था, 500 का नोट था, बंद करके दूसरे किए थे, तो पाकिस्तान में भी वही कागज़ करेंसी में जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे छापने के लिए, और वही इंक, एक ही सप्लायर था, वो भारत में भी सप्लाई कर रहा था, पाकिस्तान में भी कर रहा था, और पाकिस्तान की सरकार नोट आराम से छाप रही थी क्योंकि उसके पास दोनों चीज़ें थी। और उन नोटों का पता लगाना मुश्किल था, केवल सीरियल नंबर से आप डुप्लीकेट करेंगे तो बड़ी मुश्किल प्रक्रिया थी। फिर उसके बाद वो सारा बदल दिया, कागज़ बदल दिया, इंक बदल दी, स्टाइल बदल दी। तो आज भी तो कोई इसकी नकल करके भारी नुकसान कर सकता है किसी भी देश को, तो ये भी इसमें शामिल है। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है कि जिसके जो डिफेंस में जुड़ी हुई है, मान लीजिए कंट्रोल रूम है आर्मी का, या कुछ और ऐसी जगह हैं, कोई एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे लड़ाकू विमान वहाँ से उड़ते हैं, या इसी तरह की कोई और प्रॉपर्टी भारत में है या भारत के बाहर है, जिससे हिंदुस्तान की सुरक्षा हो रही है, डिफेंस हो रही है, यदि उसको कोई नुकसान पहुँचाए, ख़त्म कर दे उसको या भारी नुकसान पहुँचाए, तो ये भी आतंकवादी गतिविधियों में, आतंकवादी कृत्य में, टेररिस्ट एक्ट में शामिल होगा। तो ये मैंने बताया कि किस किस तरह से ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी है, इसके अलावा कोई पब्लिक फंक्शनरी है, उसको मार दे, उसका कत्ल कर दे, जो बहुत मुख्य आवश्यक रोल कर रहा है, और जिसकी वजह से अफरा तफरी मच सकती है, जिसकी वजह से डिस्टेबिलिटी हो सकती है, ऐसे पब्लिक फंक्शनरी को कोई आतंकवादी संगठन या आतंकवादी मार दे, तो ये भी आतंकवादी कृत्य है, बड़ा भारी नुकसान होगा। पब्लिक फंक्शनरी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। या किसी ऐसे आदमी को डिटेन कर ले, अपहरण कर ले, किसी ऐसे अधिकारी का, किसी ऐसे जो नेता का, मंत्री का, और उसकी वजह से फिर जोर डाले कि सब पहले हमारे इतने आतंकवादियों को छोड़ो, जब हम जो है इसको छोड़ेंगे, तो ये भी तो आतंकवादी कृत्य है, ये भी सेक्शन 113 के सी में शामिल है। अब अगर हम बात करें कि भाई पब्लिक फंक्शनरी है कौन, कैसे इसको, तो इसको भी इस धारा में परिभाषित किया है। या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भाई कौन से हैं, गवर्नर भी है, आपके मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और सभी स्तर के और
उस तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से देश चल रहा है। अब जैसे मैंने बताया, ऐसे आदमी का कोई नुकसान पहुंचाए या इस तरह से अफरा तफरी पहुंचाए तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। ये तो टेररिस्ट एक्ट है। अब अगर थोड़ी देर के लिए भगवान ना करे हम ये मान लें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह से नुकसान करे, तो कितनी जनता भड़क जाएगी उसकी इस बात से, और देश में क्या माहौल होगा। ये असर होता है एक पब्लिक फंक्शनरी को नुकसान, यानी कि उसकी मौत करे या कुछ करे तो। और पब्लिक फंक्शनरी वो हैं जो या तो संविधान के संवैधानिक पद पे बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, या ऐसी अथॉरिटी हैं जिनको भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में जिनके बारे में पब्लिश किया गया है। गजट नोटिफिकेशन में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या और कई तरह के हमारे अंग हैं, उनके अधिकारी हैं या उनके प्रधान हैं, उन लोगों को, वो सारे, उनको हम पब्लिक फंक्शनरी कहते हैं। दूसरा, जो काउंटरफेट करेंसी यानी कि फेक करेंसी क्या है, उस जैसी करेंसी बनाते हैं। आम आदमी को साधारण तौर पे देखें कि साहब ये लगता है कि 500 का ही नोट है, ये 100 का ही नोट है, ये 200 का ही नोट है, होता नहीं है। उसको हम फेक करेंसी कहते हैं, क्योंकि हर एक नोट में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई, आप किसी के को 500 का नोट दें तो कई लोग उसको ऐसे उठाते हैं, ऊपर उठा के ऐसे देखते हैं, उसमें देखते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, उसमें एक धागा है सिक्योरिटी का, कहाँ पे ये लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्या नंबर है, तो कई चीज़ें उसमें देखते हैं, उसमें वाटर मार्क देखते हैं, तो पता पड़ जाता है जो थोड़ा सा उसका गहन वो करे तो। परंतु आम आदमी को नहीं पता पड़े, और जब ऐसी करेंसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थव्यवस्था में कोई अंदर धकेलता है तो वो अर्थव्यवस्था को फेल करने का काम है, जो आतंकवादी कृत्य में आता है। अब इन चीज़ों की पनिशमेंट क्या होगी? अगर हम सज़ा के बात करें सेक्शन 113 में भारतीय न्याय संहिता की, तो पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट ये है कि अगर कोई ऐसा एक्ट जो इन्होंने किया है, इसमें जो मैंने सारे बताए, उसमें किसी की मृत्यु हो जाए तो सज़ा होगी मौत की सज़ा, मौत। या अगर थोड़ा बहुत लगता है कि भाई वो एकदम डायरेक्ट नहीं है, इतना वो नहीं है, तो उसमें फिर जो जुड़े उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, जिसमें मौत वाक़या हुई है। और अगर उसमें मौत नहीं हुई है तो फिर सज़ा होगी कम से कम, इससे तो कम हो ही नहीं सकती, 5 साल से, और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास और जुर्माना भी होगा। ये उन केसों में जिसमें किसी की मौत नहीं हुई है। तो ये 2 तरह की सज़ा मैंने बताई, एक में तो फांसी तक है और एक में आजीवन कारावास तक है। अब बात करें, ये तो हम कर रहे थे उन बातों की, उन लोगों की बात जो खुद सीधा सीधा आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। अब एक आदमी है जो खुद तो सामने नहीं आता पर तैयार करता है उस आतंकवादी को, उसकी मदद करता है, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? भाई जो मदद कर रहा है वो भी तो हकदार है उतना ही, उसको भी तो सज़ा होनी चाहिए। तो इस धारा में उसका भी इंतजाम भली प्रकार से किया गया है। यदि कोई सलाह देता है या हिमायत करता है आतंकवादी की, सपोर्ट करता है, बहुत लोग हैं
एक आतंकवादी कुछ करता है, कुछ सपोर्टर आ जाते हैं, आके खुलेआम सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके उसकी एक तरह से हिफाजत करते हैं। तो ऐसे जो सपोर्टर हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं आतंकवाद को, या उनको एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं या हिमायत करते हैं, उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनका भी प्रोविज़न है। और ऐसे आदमी को जो आतंकवाद को सलाह देता है या हिमायत करता है, 5 साल से लेके और आजीवन, पूरे जीवन की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी होगा ऐसे आदमी का। तो इसका भी इस सेक्शन 113 BNS में प्रोविज़न स्पष्ट रूप से किया गया है। अब आतंकवादी कोई सीधा तो आता नहीं है, अरे भाई उसको पहले भर्ती किया जाता है, रिक्रूट करते हैं, कुछ संगठन हैं, रिक्रूट करके वो लोग फिर उसकी ट्रेनिंग करते हैं, हथियारों की ट्रेनिंग करते हैं। आपने देखा होगा बिन लादेन के और कैसे कैंप चलते थे, या भारत ने जो पाकिस्तान में एक कैंप था उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो वहाँ पे यही तो प्रशिक्षण हो रहा था। तो जो आतंकवादी को ट्रेनिंग देगा या भर्ती करके लाते थे, कश्मीर के गाँव से जाते थे, तुम्हारे बेटे को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ले आते थे, उसका माइंड वॉश किया और उसको डाल दिया ट्रेनिंग में और फिर वो आतंकवादी बन जाता था। तो जो उनको लेके आते थे, गुमराह करते थे ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवानों को, उनको तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, वो भी तो आतंकवादी ही हैं। तो जो रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्ती करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, या ऐसे लोग जो उसको तैयार करते हैं आतंकवादी के रूप में, उनके लिए भी 5 साल से लेके और आजीवन कारावास का प्रावधान है और जुर्माना भी है इसमें 113 BNS में। उनको भी नहीं छोड़ा गया है। और कई जो है आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं, ये स्पष्ट नहीं हुआ कि भाई ये जो आदमी है इसने कुछ इंडिविजुअली कुछ किया है कि नहीं किया। कोर्ट में बहस करते थे, साहब आप केवल उसका सदस्य होने से ही उसको आप सज़ा थोड़ी दे सकते हो। तो अरे भाई सदस्य है, उसकी पूरी इंटेंशन है, किसी को मारेगा, कुछ करेगा, तो उसको क्यों नहीं सज़ा दी जाएगी। वो आतंकवादी संगठन को ये जान के ही तो भर्ती हुआ है, ये जान के ही तो उसको ज्वाइन किया कि मैंने करना है। हाँ, मौका उसे मिला या नहीं मिला या पता नहीं चला, वो बात दूसरी है। तो अगर कोई सदस्य भी है आतंकवादी संगठन का, तो उसको भी 5 साल से लेके आजीवन तक कारावास सजा हो सकती है और जुर्माना भी होगा, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और अगली कैटेगरी के लोग हैं, आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया, अब साहब उसको उन्होंने छुपा लिया, उसको शरण दे दी, पता है कि ये दिल्ली में बम का धमाका करके आया, बहुत लोगों को मारा, फिर भी रख लिया। तो जो ऐसे भारी आतंकवादी को शरण देते हैं उनकी भी खैर नहीं है, उनको भी इस सेक्शन में जोड़ा गया है और उनको आजीवन कारावास तक का दंड का प्रोविज़न है और सज़ा तो होगी, साथ में जुर्माने की भी व्यवस्था की गई। तो ये ऐसे हैं, इसमें मेरे हिसाब से खुद आतंकवाद करता है या किसी भी तरह से उसको सपोर्ट करता है, उस किसी को भी छोड़ा नहीं गया। चाहे कोई भर्ती करता है, ट्रेनिंग देता है, चाहे शरण देता है, सलाह देता है, सदस्य है, कुछ भी करता है, उससे जो भी संबंधित है उसको छोड़ा नहीं है, वो सब इसमें शामिल है और अच्छी सज़ा का प्रोविज़न।
अब कई लोग मेरे बंधु सवाल उठाएंगे, अब साहब इसका तो दुरुपयोग पुलिस करेगी, शासन करेगा इसका तो दुरुपयोग। तो उसके लिए इस सेक्शन में कोई भी मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, उससे पहले कम से कम एसपी रैंक का अधिकारी होगा जिससे परमिशन लेंगे मुकदमा दर्ज करने से पहले। ये प्रावधान इसमें इसलिए किया गया है कि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। जो एसपी है, एक ज़िले का मालिक होता है, एक आईपीएस अधिकारी होता है, बड़ा सीनियर अधिकारी होता है, तो निचले स्तर पे ये बात नहीं छोड़ी गई है, इसको ऊपर तक ले आए। एसपी की मंजूरी चाहिए इसमें मुकदमा दर्ज करने से पहले। तो दोस्तों, अगर मोटे तौर पे हम कहें तो इस सेक्शन में एक तो टेररिज्म का कोई भी सेक्शन, कोई भी धारा पहले आईपीसी में नहीं थी, ये पहली बार इसमें नए एक्ट में शामिल किया गया है। और देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा को भी इसमें जोड़ा गया है। और कोई चाहे बम से, चाहे केमिकल से, चाहे अर्थव्यवस्था को किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाता है, वो सब आतंकवाद में शामिल किया गया है। और देश या देश से बाहर कुछ भी ऐसा करता है जिससे कि भारत को नुकसान हो, वो इसमें शामिल किया गया है, छोड़ा नहीं गया। इसमें जो सप्लाई है, जो सर्विसेज हैं इसेंशियल, बहुत ज़रूरी, उनको भी जोड़ा गया है। उनको भी अगर कोई डिसरप्ट करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, तो ये आतंकवाद है। कोई देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, जाली नोट इतने ला के उसको ध्वस्त करना चाहता है अर्थव्यवस्था को, वो भी इसमें शामिल है। और जो उनके हिमायती हैं या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, संवैधानिक पद पे बैठा है, बड़ा अधिकारी है या और है, उसको किसी भी तरह से पकड़ के कोई ज़बरदस्ती कुछ उगलवाना, कुछ लेना, फिरौती लेना कि मेरे आतंकवादी दोस्त इनको छोड़ो, मैं जब आपको इनको छोड़ूंगा, ये सब आतंकवाद में इसमें जोड़ा गया। मेरे हिसाब से कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आतंकवाद से रिलेटेड इसमें छोड़ी गई हो। और जो हिमायती हैं, जो सलाह देता है, हिमायत करता है, सपोर्टर है, ट्रेनिंग देता है, रिक्रूटमेंट करता है, या आतंकवादी संगठन का सदस्य है, या किसी भी तरह से शरण देता है आतंकवादियों को, उन सब के लिए सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। और इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी रैंक का कम से कम अधिकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा डीजीपी हो, कोई बात नहीं, उसकी परमिशन एफआईआर दर्ज करने से पहले लेनी होगी। तो आज दोस्तों, मैंने टेररिस्ट एक्ट यानी कि आतंकवादी कृत्य जो सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता है, उसके बारे में आपको सरल रूप से समझाया। आगे भी मैं आपसे मिलता रहूँगा और किसी नए विषय के साथ। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको विदा लेता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।